तलाक। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ निशा। मेरे शब्द कमरे की गहरी खामोशी में जहर की तरह घुल गए। मेरे अंदर का जमा हुआ लावा फट पड़ा था और मेरी जुबान से अब तेजाब बह रहा था। निशा, जो कुछ लम्हे पहले तक मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत थी, फर्श पर बेजान सी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां उसके खूबसूरत चेहरे को भिगो रही थीं। उसने इनकार में सिर हिलाते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज टूट रही थी। भगवान के लिए अजय, ऐसा मत कहो। मेरी बात तो सुन लो। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तंजिया हंसा। गलत? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ देखा है, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर, मेरे ही भाई के साथ। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? बताओ। मैं चिल्लाया। आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। वो रोते हुए बोली, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है, एक ऐसा दर्द जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मुझे सिर्फ सुबह तक का वक्त दे दीजिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं अपनी बेगुनाही और अपने चरित्र की गवाही को साफ कर दूंगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकी तो आप मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। उसकी प्रार्थना में एक अजीब सी ताकत थी। एक लम्हे के लिए मेरा गुस्सा रुक गया। मेरा नाम अजय है और ये मेरी कहानी एक मोड़ पर कैसे पहुंची, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ मेरे अतीत में चलना होगा। हम एक बहुत ही ऊंचे दर्जे से रिश्ता रखने वाले लोग थे। पापा के मरने के बाद घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई अमन रहते थे। हम बस 2 ही भाई थे, लेकिन अमन भैया मुझसे 12 साल बड़े थे और पिछले 12 साल से वो यूरोप में काम कर रहे थे। उन्होंने पापा के कारोबार को विदेशों तक में फैलाकर हमारी दौलत बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। वो हमारे लिए सिर्फ भाई नहीं, बल्कि चलता फिरता बैंक और एक ऐसा साया थे जो हजारों मील दूर होकर भी हमें महसूस होते थे। उस वक्त तक मैं यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मेरी यूनिवर्सिटी शहर के दूसरे कोने में थी और रोज का आना जाना बहुत ज्यादा थका देता था। मेरी मम्मी की सहेली का घर यूनिवर्सिटी के पास में ही था। मैंने मम्मी से इस बारे में बात की कि क्यों ना मैं कुछ समय के लिए उनके घर पर ही रुक जाऊं। मम्मी जानती थी कि इस बात के पीछे असली वजह क्या है। असली वजह थी निशा, मेरी मम्मी की सहेली की बेटी। निशा मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी, लेकिन भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया था। वो एक बहुत बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट थी और उसकी समझदारी, उसकी खूबसूरती और उसके आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। उम्र का फर्क हमारे बीच कभी भी नहीं आया। जब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मैं एक 6 फीट लंबा हट्टा कट्टा जवान बन चुका था, और निशा के सामने खड़ा होता तो कोई भी नहीं कह सकता था कि वो मुझसे बड़ी है। एक दिन हिम्मत करके मैंने मम्मी से इस बारे में बात की। मम्मी, मैं निशा से शादी करना चाहता हूँ। मम्मी ने मुझे ध्यान से देखा और मुस्कुराई। मैं जानती थी, लेकिन बेटा, वो तुमसे उम्र में बड़ी है। ये दुनिया क्या कहेगी? दुनिया जो चाहे कहे मम्मी। मैंने उनसे जिद की कि मुझे सिर्फ निशा चाहिए। वो पढ़ी लिखी है, समझदार है और सबसे बढ़कर एक अच्छी इंसान है। इससे बेहतर साथी मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। मम्मी को भी अपनी सहेली की बेटी बहुत प्यारी थी। वो कुछ देर तक सोचती रही और फिर बोली, वैसे अगर देखा जाए तो नियम के मुताबिक पहले अमन की शादी होनी चाहिए। वो तुमसे बड़ा है। मम्मी, भैया तो न जाने कब वापस आएंगे। क्या तब तक मैं इंतजार करता रहूं? आप उनसे फोन पर इस बारे में बात कर लीजिए। मुझे भरोसा है कि वो मना नहीं करेंगे। मम्मी ने उसी दिन अमन भैया को फोन किया। भैया ने हमेशा की तरह दरिया दिली दिखाई और हंसते हुए कहा, मम्मी, अजय की खुशी में मेरी खुशी है। आप हंसी खुशी उसकी शादी कर दीजिए। मेरी कोई फिक्र ना करिए। मैं जब आऊंगा तब सब देख लिया जाएगा। भैया की इजाजत मिलते ही सारी रुकावटें दूर हो गईं। धूमधाम से मेरी और निशा की शादी हो गई। वो दुल्हन बनकर जब हमारे घर आई तो जैसे स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे साथ ही लेकर आ गई हो। वो एक बेहतरीन और सुलझी हुई पत्नी साबित हुई। उसने आते ही घर को इस तरह संभाल लिया जैसे सालों से यहीं रह रही हो। मम्मी की सेवा ऐसे करती जैसे वो उनकी सगी बेटी हो। उसने अपने अस्पताल की नौकरी भी जारी रखी थी और घर और बाहर की जिम्मेदारियां भी बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रही थी। मैं उसके प्यार में दिनों दिन डूबता ही जा रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग पूरी होगी, मैं उसके लिए शहर का सबसे बड़ा मानसिक रोग का अस्पताल बनवाकर तैयार करवाऊंगा। हमारी शादीशुदा जिंदगी किसी सपने की तरह गुजर रही थी। 6 महीने पलक झपकते गुजर गए।
हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। फिर एक दिन अमन भैया की कॉल आई, मम्मी मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ, हमेशा के लिए। ये खबर सुनकर घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मम्मी की तो जैसे दिवाली ही हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा खुश और जोश से भरी हुई मेरी पत्नी निशा थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बच्चों की तरह खुशी से झूम रही थी। सच अजय, अमन भैया आ रहे हैं। उसने बार बार मुझसे इस बात को पक्का किया। मुझे उसकी खुशी को देखकर अच्छा लगा। मुझे लगा कि आखिर वो उसके जेठ हैं और साथ ही वो भी उसके दोस्त की तरह हैं। बचपन में हम सब साथ में खेले हैं। दोनों के बीच में दोस्ती का एक गहरा रिश्ता था। मैं उसकी इस बेपनाह खुशी को इसी रिश्ते का नाम देकर निश्चिंत हो गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये खुशी मेरी जिंदगी में आने वाले तूफान की आहट है और एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी। भैया के आने का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, निशा की खुशी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। उसने भैया का कमरा खुद अपनी निगरानी में अच्छे से तैयार करवाया। पर्दों के रंग से लेकर बेडशीट की डिजाइन तक उसने हर चीज खुद से चुनी और सजाई। मैं उसे देखता तो मुझे उस पर प्यार भी आता और हैरत भी होती। निशा, इतना ख्याल रख रही हो, मम्मी से ज्यादा तो तुम खुश लग रही हो, मैंने एक दिन उसे छेड़ते हुए कहा जब वो भैया के कमरे में फूल सजा रही थी। वो पलटी और उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। खुश क्यों ना हो जाऊं? अमन भैया 12 साल के बाद आ रहे हैं। वो सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे जेठ जी भी हैं। आप नहीं जानते हमने कितना वक्त साथ में गुजारा है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। उसकी बात करने के अंदाज में इतनी मासूमियत और सच्चाई थी कि मेरे दिल में उठने वाला हल्का सा शक भी वहां पर खत्म हो गया। मैंने मुस्कुराकर उसे अपने पास किया। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम जो भी करोगी भैया को पसंद ही आएगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमें भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना था। मम्मी की खुशी बहुत बढ़ गई थी। उनके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और निशा मेरे साथ वाली सीट पर बैठी थी। उसकी नज़र बेचैनी से सड़क पर थी। एयरपोर्ट पर इंतजार करने वाले लम्हे बहुत भारी थे। जैसे ही पैसेंजर्स एयरपोर्ट से बाहर आने लगे, हमारी नजरें दरवाजे पर ही जम गईं। और फिर वो नजर आए, लंबे कद, मजबूत शरीर, चेहरे पर भरोसा और आंखों में भलाई की चमक लिए मेरे भैया अमन। वो पहले से भी ज्यादा बेहतरीन लग रहे थे। मम्मी दौड़कर उनसे लिपट गईं और हम दोनों भी भैया से बहुत लंबे समय के बाद गले मिले। लेकिन जिस नज़ारे ने मुझे चौंका दिया वो निशा का रिएक्शन था। उसकी आंखों में उस वक्त आंसू थे। वो बस भैया को देखे जा रही थी, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। भैया उसकी तरफ मुड़े और मुस्कुराए। कैसी हो निशा? तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। निशा ने भीगी हुई आवाज में कहा। मैं ठीक हूँ भैया, आपको वापस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसकी आवाज में एक ऐसा अपनापन था जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद बचपन की दोस्ती इतनी ही गहरी होती है। जब हम सामान लेने ट्रॉली के पास पहुंचे तो उनके बैग के बीच में एक चीज बहुत अलग लग रही थी। एक पुराने टाइप का लकड़ी का संदूक। उस पर खूबसूरत नक्काशी बनी हुई थी, लेकिन वो काफी पुराना लग रहा था। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। भैया, ये मैं उठा लेता हूँ। भैया ने तुरंत अपना हाथ आगे करके मुझे रोक दिया। अरे नहीं नहीं अजय, तुम बाकी सामान देखो, इसे मैं खुद ही उठाकर ले जाऊंगा। इसमें कुछ नाजुक सामान है। उनके अंदाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाकी का सामान उठाकर ट्रॉली में रख दिया। घर पहुंचे तो वहां पर खुशियों का माहौल था। सारे नौकर इधर उधर भाग रहे थे। घर पर भैया की सारी फेवरेट खाने की चीजें तैयार की गई थीं और उन सब की निगरानी निशा खुद ही कर रही थी। मैं खुश था कि मेरी पत्नी मेरे घर वालों का इतना ख्याल रख रही है, लेकिन उसके ख्याल रखने का अंदाज कुछ अलग था। रात को खाने के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो मैंने भाई से कुछ देर बात करने और उनके कमरे के लिए गया। वहां वो बेड पर बैठे थे और उनके सामने वही लकड़ी का संदूक खुला पड़ा था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने जल्दी से उसे बंद कर दिया। सब ठीक है भैया? मैंने उनके पास बैठते हुए पूछा। उन्होंने एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। हाँ हाँ, सब ठीक है अजय, मैं भी ठीक हूँ।
मैं इतने सालों बाद वापस आकर सब कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मेरी नजर उस संदूक पर थी। इसमें क्या है भैया? एयरपोर्ट पर भी आप इसे खुद से अलग नहीं कर रहे थे? एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभरी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। कुछ भी नहीं है, बस पुरानी यादें हैं, कुछ चीजें जो मेरे लिए बहुत खास हैं। उन्होंने बात को टाल दिया। मैंने भी और ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। हम कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे और फिर मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर देखा तो निशा वहां पर नहीं थी। मुझे लगा वो वॉशरूम में होगी, लेकिन जब 10 मिनट गुजर गए और वो नहीं आई तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैं कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि वो मुझे सामने से आती दिखाई दी। उसके हाथ में पानी का गिलास था। कहाँ थी तुम? मैंने उससे पूछा। वो बोली, मैं भाई के कमरे में पानी रखने के लिए गई थी। उन्हें रात को प्यास लगती है तो उन्हें उठना ना पड़े। उसने मासूमियत से जवाब दिया। जवाब बिल्कुल साधारण और बिना किसी चालाकी के था, लेकिन मेरे दिल में शक का जो बीज बोया गया था उसे जैसे पहली हवा मिली। जिस वक्त उसे मेरे पास मेरे कमरे में होना चाहिए था, वो मेरे भाई की फिक्र में लगी थी। मैं खामोशी से पलंग पर आकर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे मन में बार बार वही नजारे घूम रहे थे। एयरपोर्ट पर निशा की आंखों में आंसू, भैया का उस संदूक को लेकर अजीब रवैया, और अब निशा का रात के इस पहर उनके कमरे में जाना, ये मेरे सुकून के छिन जाने की शुरुआत थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ये शक कैसे तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जो मेरी पूरी दुनिया को उजाड़ कर ही फेंक देगा। भैया को घर आए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। घर की हवा वैसे तो दिखने में काफी खुशहाल लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पनप रही थी। निशा का रवैया दिन व दिन बदलता जा रहा था। वह अभी भी मेरा ख्याल रखती थी, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती थी, लेकिन मुझे शिद्दत से ये महसूस होने लगा था कि उसका महत्व तो अब थोड़ा बदल गया है। उसकी दुनिया का केंद्र अब मैं नहीं, बल्कि मेरा भाई अमन था। ये छोटी छोटी बातें थीं जो किसी और को शायद नजर भी नहीं आती, लेकिन मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह लग रही थीं। जैसे ही सुबह नाश्ते की टेबल पर मैं उससे कुछ कहता तो वो भाई से बात करने में इतनी मगन होती कि सुन ही नहीं पाती। जब मैं उसे टोकता तो वो मुझसे माफी मांगती। माफी चाहती हूँ अजय, मैंने सुना नहीं। क्या कह रहे थे आप? उसकी माफी में कोई खोट नहीं होता था, लेकिन मेरा दिल कटकर रह जाता था। एक शाम जब मैं बाहर से थका हारा घर लौटा तो हमेशा की तरह मेरी आंखें निशा को ढूंढ रही थीं। वो कमरे में नहीं थी। मैं लॉन्च की तरफ गया तो वहां का नजारा देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। भैया सोफे पर बैठे थे और निशा नीचे कालीन पर बैठी उनके पास ही किसी बात पर खुलकर मुस्कुरा रही थी। उसके ठहाके की आवाज पूरे लॉन्ग में गूंज रही थी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ जो गलती से किसी के पर्सनल पलों में खलल डालने के लिए आ गया हूँ। मम्मी भी वहीं बैठी माला फेर रही थी और मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। शायद उनके लिए ये एक खूबसूरत नजारा होगा, लेकिन मेरे लिए ये नजारा मेरे शक को और ज्यादा गहरा कर रहा था। मैं खामोशी से पलटकर अपने कमरे में आया। थोड़ी देर के बाद निशा कमरे में आई। अरे, आप कब आ गए? मुझे तो बताया भी नहीं। शायद तुम किसी और के साथ हंसने में इतनी व्यस्त थी कि मेरे आने का पता ही नहीं चला। मेरे लहजे की तलखी छुपाए नहीं छुपी। वो एक लम्हे के लिए ठिठकी। उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा। ये आप क्या कह रहे हैं अजय? मैं तो भैया के साथ बैठी थी। वो यूरोप के कुछ दिलचस्प किस्से सुना रहे थे। ठीक है, मैंने बात खत्म करते हुए कहा। मैं उससे और बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास कोई ठोस इल्जाम नहीं था। सिर्फ एक एहसास था, एक जलन थी जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। पानी अब सर से गुजरने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अपनी ही पत्नी को खो रहा हूँ। उसका सारा ध्यान, उसका वक्त, उसकी हंसी, सब कुछ अब किसी और के लिए था। मैंने फैसला किया कि मैं खुद को इस एहसास से बाहर निकालूंगा। निशा, मैंने उससे कहा, कल शाम हम लोग बाहर डिनर पर चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। बहुत दिन हो गए हैं, हमने एक साथ वक्त नहीं गुजारा है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वो बोली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग जरूर चलेंगे। उसकी जोश को देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ।
सब कुछ ठीक है। अगले दिन मैंने शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा दी। मैं खुद भी जल्दी घर आ गया और तैयार होने लगा। मेरा दिल बहुत खुश था, लेकिन मेरी ये खुशी बेकार साबित हुई। जब निशा कमरे में आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने फिक्र करते हुए पूछा। मेरी तबीयत ठीक है अजय, लेकिन भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? क्या हो गया है भैया को? मैंने घबरा कर पूछा। पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि उनके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने उन्हें दवा तो दे दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें आज डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसके शब्द सुनकर मेरे मन में धमाका सा हुआ। अकेला कहाँ छोड़कर जा रही हो? मम्मी तो घर पर ही हैं, नौकर भी हैं। ये कोई मामूली सरदर्द है, ठीक हो जाएंगे। हम सिर्फ 2 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। नहीं अजय, प्लीज समझने की कोशिश करो, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की। मेरा दिल नहीं मान रहा था। हम फिर कभी चले जाएंगे। उसी दिन पहली बार हमारा झगड़ा हुआ। तुम्हारा दिल ही नहीं मान रहा या फिर तुम जाना ही नहीं चाहती? जब से भैया आए हैं तुम मेरी मौजूदगी को भूलती जा रही हो। तुम्हें उनके मामूली सरदर्द की इतनी फिक्र है, लेकिन हमारी शाम, हमारी खुशी की कोई भी परवाह नहीं है। मैं गुस्से से बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आपके बड़े भैया हैं और वो बीमार हैं। वो मेरे भाई हैं, तुम्हारे पति नहीं हैं। ये शब्द मेरे मुंह से निकले और कमरे में एक तकलीफ भरी खामोशी छा गई। निशा ने दुख भरी नजरों से मुझे देखा और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई, शायद भैया के कमरे की तरफ। मैं गुस्से और बेचैनी की आग में जलता रह गया। मुझे जोर से एहसास हुआ कि उन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है जो साधारण नहीं है। कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। और मेरा दिमाग बार बार उस पुराने नक्काशी वाले लकड़ी के संदूक की तरफ घूम जाता। मुझे भरोसा होने लगा था कि उस संदूक का इन दोनों के अजीब रिश्ते से कोई न कोई रिश्ता जरूर है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अब सच्चाई जाननी ही होगी। मुझे ये जानना ही होगा कि मेरी पत्नी और मेरे भाई के बीच में क्या चल रहा है। और मुझे ये भी जानना होगा कि उस संदूक में आखिर ऐसा क्या है जिससे मेरा भाई अपनी जान से ज्यादा करीब रख रहा है। मैं किसी भी कीमत पर उस राज तक पहुंच कर ही रहूंगा। हमारे इस झगड़े के बाद घर में एक अनजानी सी खामोशी छा गई थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि ये तूफान से पहले वाली खामोशी थी जिसमें हवा भी रुकी हुई महसूस होती है। मैं और निशा एक ही छत के नीचे रह रहे थे, एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन हमारे बीच अब मीलों की दूरियां आ चुकी थीं। हमारी बातें अब जरूरत तक ही सीमित थीं। कुछ चाहिए आपको? नहीं। खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है। मैंने जानबूझकर उससे दूरियां बढ़ा ली थीं। मैं चाहता था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, वो मेरे पास आए, मुझसे बात करे, मुझे मनाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो भी अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसकी सुबह भाई की चाय से शुरू होती और रात उनके कमरे की लाइट बंद करने पर खत्म होती। अब मैं छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ना शुरू कर चुका था। मुझे खुद अपने व्यवहार से नफरत हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर की आग मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन मैं कमरे में आया तो वो भैया के कपड़े प्रेस करके अलमारी में रख रही थी। अरे वाह, मैंने ताना मारा। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में भाई साहब के लिए एक पर्सनल नौकरानी का बंदोबस्त भी कर दिया गया है। मेरी बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसने पलटकर मुझे ऐसी नजरों से देखा जिनमें गहरा दुख था। अजय, आपको क्या होता जा रहा है? मैं सिर्फ उनके कपड़े अलमारी में रख रही थी, इसमें भला क्या गलत है? गलत? मैं चिल्लाया। गलत ये है कि तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारा एक पति भी है। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे जेठ के आसपास ही घूम रही है। कभी मुझसे भी पूछ लिया करो कि मुझे किस चीज की जरूरत है। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मैं आपका हर तरह से ख्याल रख रही हूँ अजय। पता नहीं आप आजकल ऐसा क्यों सोचने लगे हैं। वो रोते हुए बोली। खुद सोचो कि तुम क्या कर रही हो। मैं बेरहमी से बोला और कमरे से बाहर निकल गया। मम्मी भी अब हमारे इन झगड़ों से परेशान रहने लगी थी। उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि मम्मी, आपकी निशा अब वो निशा नहीं रही जिससे मैंने मोहब्बत की और फिर उसे अपनी पत्नी बनाकर घर लाया था।
इसी दौरान मैंने एक और बदलाव नोट करना शुरू किया। मेरा भाई अमन, जो हमेशा से भगवान में बहुत विश्वास करता था और पूजा पाठ में बहुत रुचि रखता था, वो अब भगवान की पूजा तो दूर, उनका लाया हुआ प्रसाद तक नहीं खाता था। एक शाम बड़े मंदिर में होने वाले हवन में मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा। भैया चलिए, हवन शुरू होने वाला है। वो उस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। बिना मेरी तरफ देखे बोला, तुम जाओ अजय, मेरा सर भारी हो रहा है, मैं आराम करूंगा। ये बहाना मुझे बहुत खटका। बाद में मम्मी ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अमन बेटा, उस हवन में तुम्हें खास तौर पर बुलाया गया था। भगवान को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है, भगवान ऐसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन इस पर जब भैया ने जो जवाब दिया, वो सुनकर हम दोनों दंग रह गए। कौन सी नाराजगी मम्मी, ये सब सुनी सुनाई और कही हुई बातें हैं। क्या आपने कभी कुछ देखा है? क्या कोई सबूत है इन सब बातों का? उनका अंदाज इतना ठंडा था कि मम्मी का दिल दुख गया। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? यूरोप जाकर तुम बिल्कुल बदल गए हो। ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारी दौलत का गुरूर बोल रहा है। मम्मी रोते हुए वहां से उठ गईं। मैं परेशान था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा हंसता बसता घर नरक बनता जा रहा था। मेरी पत्नी मुझसे दूर हो रही थी और मेरा भाई भगवान और भलाई से। और एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। जब मेरी आंख खुली तो वो बेड पर निशा नहीं थी। मेरा दिल ये देखकर धक्क से रह गया। मैंने सोचा कि वो शायद वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब 10 मिनट गुजर गए और वो वापस नहीं आई तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं दबे पांव बिस्तर से उठा, कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलकर मैं बाहर गया और लॉन्च की धीमी रोशनी में मुझे एक साया नजर आया जो भैया के कमरे की तरफ जा रहा था। वो निशा थी। उसने धीरे से भैया के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पूरे बदन में जैसे आग लग गई। मेरा दिल चाहा कि मैं अभी ये दरवाजा तोड़कर अंदर जाऊं और उन दोनों से सवाल करूं, लेकिन मैं खुद को रोकने लगा। मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं नंगे पैर चलता हुआ उसके दरवाजे तक पहुंचा और कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। न किसी के बोलने की आवाज और न कोई दूसरी आहट। ये खामोशी तो और ज्यादा खतरनाक थी। मेरा मन गंदे ख्यालों से भर गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि न जाने अंदर क्या हो रहा होगा। क्या वो दोनों में इससे आगे कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, वक्त जैसे रुक गया था। मैं वहीं दरवाजे के बाहर एक जिंदा लाश की तरह खड़ा रहा। फिर दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई और मैं जल्दी से दीवार की आड़ में छिप गया। निशा कमरे से बाहर निकली और फिर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद मैं बेजान कदमों से अपने कमरे में आया और सोफे पर गिर पड़ा। निशा बिस्तर पर आकर ऐसे सुकून से लेट गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसे लगा होगा कि मैं बाथरूम में हूँ, लेकिन मेरे अंदर तूफान उठ रहा था। आज रात में सो नहीं सका। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर वो आधी रात को मेरे भाई के कमरे में क्या करने गई थी? उसके बाद मेरा वजूद शक की दीमक से खाया हुआ एक खोखला पेड़ बन चुका था। मैं दिन भर काम पर बिना ध्यान दिए ढेर सारी गलतियां करता रहता और रात को जागकर निशा की हर हरकत पर नजर रखता। वो मेरी इस हालत से बेखबर थी या फिर अपनी ही दुनिया में इतनी खोई हुई थी कि उसे कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने 1-2 बार मुझसे बात करने की कोशिश की। अजय, आप मुझसे नाराज हैं क्या? उसने एक शाम मेरे पास बैठते हुए पूछा। अगर डिनर वाली रात की वजह से नाराज हो तो मैं माफी चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखे बिना ठंडे अंदाज में जवाब दिया। मुझे अब कोई बात नहीं करनी। आखिर बात क्या है? उसकी आवाज को सुनकर मैंने कहा, अजय, आप मुझसे ऐसे अजनबियों की तरह क्यों पेश आ रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है तो बताइए। मैंने ताना मारते हुए कहा। तुम्हें सच में लगता है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई? जाओ और जाकर मेरे भाई की सेवा करो। शायद इसी काम के लिए तुम इस घर में आई हो। ये शब्द जहर भरे तीर थे जो सीधे उसके दिल में लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उठी और कमरे से चली गई। उस एक लम्हे के लिए मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर रात का मंजर याद आते ही मेरा दिल फिर से पत्थर का बन गया। अब मेरा एक ही मकसद था,
सबूत की तलाश करना, और मुझे पूरा भरोसा था कि सबूत का केंद्र वही लकड़ी का संदूक है। मैं मौके की तलाश में था कि कब मुझे भैया का कमरा खाली मिलेगा और मैं उसे पुरजोर ढंग से तलाशी ले सकूं। आखिर मुझे ये मौका मिल ही गया। एक दोपहर भैया किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और निशा अस्पताल गई हुई थी। मम्मी उस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी। घर में तकरीबन सन्नाटा फैला था और मैंने इसे एक बेहतरीन मौका देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। मैं दबे पांव भैया के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, हर चीज अपनी जगह पर थी। मेरी नजर सीधा बैठने की मेज पर पड़ी, जहां पर वो संदूक रखा था। मैं उसके पास गया। उस पर बना हुआ डिजाइन बहुत ही पुराना और पेचीदा लग रहा था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर एक छोटा सा पुराने जमाने का ताला लगा था। मैंने उसे हिलाया, खींचा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मैं मायूसी से उसे देख ही रहा था कि मेरी नजर संदूक के नीचे दबे कागज के एक टुकड़े पर पड़ी। मैंने बड़ी ही सावधानी से संदूक को थोड़ा सा सरकाया और उस कागज को बाहर निकाल लिया। वो एक फार्मेसी की रसीद थी, जिस पर डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन भी शामिल थी। मैंने कांपते हाथों से उस प्रिस्क्रिप्शन को खोलकर देखा। उस पर पेशेंट का नाम लिखा हुआ था और नीचे दवाइयों के जो नाम थे वो किसी साधारण दर्द या आम बीमारी की दवाइयां नहीं थे। वे मानसिक दबाव, बेचैनी और मानसिक परेशानी को दूर करने और शारीरिक ताकत को बढ़ाने की दवाइयां थीं। मेरा दिमाग ये देखते ही सुन्न हो गया। भैया और ऐसी दवाइयां, क्या वो किसी मानसिक बीमारी का शिकार हैं? एक पल के लिए मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हुई, लेकिन फिर तुरंत ही एक और शैतानी ख्याल मेरे मन में आया। निशा एक बेहतरीन साइकेट्रिस्ट है। क्या वो भाई की ऐसी कोई बीमारी का फायदा उठा रही है? क्या वो उसे अपने जाल में फंसा रही है, या फिर ये सब एक ड्रामा है जो वो दोनों मिलकर मेरे और मम्मी के खिलाफ खेल रहे हैं? ये प्रिस्क्रिप्शन मेरे शक को कम करने की जगह और ज्यादा बढ़ा गया। ये एक सबूत था कि कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने जल्दी से वो पर्ची वापस वहीं रखी और कमरे से बाहर निकल आया। अब मेरा शक एक जुनून बन चुका था। मैंने फैसला कर लिया कि आज रात मैं हर हाल में सच्चाई जानकर रहूंगा। रात को मैं जल्दी ही बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। मेरा पूरा शरीर तनाव की वजह से अकड़ा हुआ था। वक्त गुजरता रहा। 10 बजे, 11, 12 और फिर ठीक रात के 1 बजे बिस्तर पर हल्की सी हलचल महसूस हुई। निशा बिस्तर से उठी थी। उसने कुछ लम्हे खड़े होकर मेरी तरफ देखा, शायद ये तसल्ली कर रही थी कि मैं सो रहा हूं या नहीं। फिर वो हमेशा की तरह दबे पांव कमरे से निकल गई। आज मैं तैयार था। जैसे ही वो कमरे से निकली, मैंने बिजली की तेजी दिखाई। मैंने दरवाजे से झांका तो वो सीधा भैया के कमरे की तरफ जा रही थी। आज मुझे उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दी महसूस हुई, जैसे कि उसे किसी ने बुलाया हो या वो किसी बहुत जरूरी काम से जा रही हो। जैसे ही वो भैया के कमरे में दाखिल हुई, मेरे अंदर का सारा सब्र जवाब दे गया। मैंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया। आज फैसला होकर ही रहेगा। आज या तो मेरा शक जीत जाएगा या उसकी वफादारी। मैं नंगे पांव एक शिकारी की तरह खामोशी से चलता हुआ भैया के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर से निशा की बहुत धीमी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। वो कुछ कह रही थी, जैसे किसी को तसल्ली दे रही हो। ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरा खून खौलने लगा। मेरे कानों में अपने ही दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे अंदर का सारा सब्र टूट चुका था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। कमरे की धीमी रोशनी में जो नजारा मैंने देखा वो मेरी आत्मा को छलनी करने के लिए काफी था। मेरी पत्नी, मेरी निशा, मेरे भाई के बेड पर उसके बिल्कुल पास में बैठी हुई थी। उसका हाथ मेरे भाई के हाथ पर था और वो झुक कर धीरे धीरे उनके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मेरे धक्का देने की आवाज से दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और हैरत का मिला जुला भाव था। अजय, अजय आप? निशा की जुबान लड़खड़ा गई। वो तुरंत भैया से दूर होकर खड़ी हो गई। लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया था। मेरे शक की बुनियाद को आज एक ठोस इमारत मिल गई थी। मेरे अंदर का जमा गुस्सा पूरी ताकत से फट पड़ा। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा पति, जिसे तुम दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे हो। मैं जोर से चिल्लाया।
मेरी आवाज गुस्से और टूटे हुए विश्वास की वजह से बुरी तरह कांप रही थी। मैं आगे बढ़ा और निशा को बाजू से जोर से पकड़ लिया। क्या हो रहा था यहाँ? बोलो, क्या गुल खिला रहे थे तुम दोनों मेरे पीछे? अजय, भगवान के लिए आप गलत समझ रही हैं। मेरी बात सुनिए। निशा की आंखों में आंसू आ गए। गलत? मैं पागलों की तरह दहाड़ा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों इस बंद कमरे में आधी रात को, और क्या देखना बाकी है? मैं सोचता था कि तुम पढ़ी लिखी हो, सजी संवरी औरत हो, मुझसे प्यार करती हो, वफादारी निभाओगी, लेकिन तुम तो बच्चलन निकली। मेरे ही भाई के साथ, मेरे ही घर में। मेरे शब्द जहर में डूबे हुए थे। भैया जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहे थे, बिस्तर से उठकर हमारे पास आ गए। उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। अजय, बस करो। जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक नफरत भरी नजर उन पर डाली। तुम बीच में मत बोलो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बड़ा भाई कहते हुए। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। तुम, जिसकी मैं इतनी इज्जत करता था, जिसे मैं पिता के समान समझता था, तुमने मेरी इज्जत, मेरा भरोसा सब मिट्टी में मिला दिया। मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा था। मैं निशा पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि मेरा हाथ उसके चेहरे तक पहुंचता, भैया ने आगे बढ़कर मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हाथ मत उठाना इस पर। उनकी आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी। इसकी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, निशा उनके सामने आ गई। उसने आंसुओं से भीगी आंखों से भैया की तरफ देखा और बोली, आप कुछ भी नहीं बताएंगे भैया, कुछ भी नहीं। जहां भरोसा नहीं हो, जहां रिश्ते की बुनियाद शक पर रखी जा रही हो, वहां सफाई देने का कोई फायदा नहीं होता। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में प्रार्थना नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आप मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकते। भरोसा, चरित्र। मैं पागलों की तरह हंसने लगा। ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने तुम्हें। मैं उसे बाजू से खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। चलो मेरे साथ, अब एक पल भी तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैं उसे घसीटता हुआ हमारे कमरे में ले आया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मम्मी शायद शोर सुनकर जाग गई थीं और बाहर से दरवाजा खटखटा रही थीं। दरवाजा खोलो अजय बेटा, मेरी बात तो सुनो। बस मम्मी, मैंने चिल्लाकर कहा। इस औरत की अब तरफदारी ना करें। आज कोई भी नहीं बोलेगा, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। मैं निशा की तरफ मुड़ा। बस निशा, अब बहुत हो गया। मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अब तुम्हें तलाक दूंगा। मैं अभी ये शब्द पूरा भी नहीं कर पाया कि उसने दौड़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। नहीं, भगवान के लिए ये जुल्म ना करें। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती, मैं सफाई भी नहीं दूंगी। बस मुझे एक रात की मोहलत दे दीजिए। सिर्फ कल सुबह तक का वक्त दे दीजिए। मोहलत किस लिए? मैंने नफरत से पूछा। एक नया झूठ, एक नई कहानी गढ़ने के लिए, सबूत के लिए। वो टूटी हुई आवाज में बोली, मैं खुद को सच्चा साबित करूंगी। मैं आपको वो सच्चाई दिखाऊंगी जो आप अपनी आंखों से देखकर भी नहीं समझ पाए। अगर सुबह तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई, तो फिर मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। आपको तलाक देने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, कोई ऐसी सच्चाई थी जिसने मेरे उठते हुए कदमों को भी एक पल के लिए रोक लिया। रात के 2 बज रहे थे। सुबह होने में भी अभी 3-4 घंटे बाकी थे। मेरे अंदर एक कोना था अभी बाकी था कि काश। दिमाग कह रहा था कि ये सब एक और चाल है, जबकि दिल का एक हिस्सा कह रहा था कि शायद मुझे इसे ये आखिरी मौका देना चाहिए। मैंने एक लंबी थकी हुई सांस ली और कहा, ठीक है, सिर्फ सुबह तक। लेकिन याद रखना, अगर ये भी तुम्हारा कोई ड्रामा निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कुछ नहीं बोली, बस आंसू बहाती रही। मैं जाकर सोफे पर गिर गया। वो बेड पर सिसकियां लेती हुई लेटी रही। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज थी, जो हर गुजरते सेकंड के साथ मेरे फैसले का वक्त करीब ला रही थी। मेरी आंखों में नींद नहीं, बल्कि कयामत का इंतजार था। मैं हर टिक टिक करती सुई को अपने दिल पर चलती धार की तरह महसूस कर रहा था। फिर खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। ये बड़े मंदिर की घंटियों की आवाज थी। घंटियों की आवाज सुनते ही निशा बिस्तर से उठी। उसने अपने आंसू पोंछे। उसका चेहरा रो रो कर सूज गया था,
लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सा सुकून और इरादा था। वो मेरे पास आकर बोली, उठिए, वक्त हो गया है। मैं उठकर बैठ गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने ठंडे लहजे में कहा, कहाँ जाना है? सच देखने के लिए। उसने जवाब दिया, आप मुझे बदकिरदार समझ रहे थे ना? चलिए, मैं आपको अपने चरित्रवान होने का सबूत दूंगी। वो आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके एहसास में अभी भी वो अपनापन था जो पहले हुआ करता था, लेकिन मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझसे दूर रहो। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए तकलीफ की लहर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, मेरे पीछे आइए। वो कमरे से बाहर निकली और मैं किसी मुजरिम की तरह उसके पीछे चलने लगा। मम्मी अभी शायद जाग रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकली और हमें परेशानी से देखने लगी। निशा ने उन्हें आंखों से तसल्ली का इशारा दिया और सीधा भाई के कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से कांप रहा था। न जाने अंदर क्या नजारा मेरा इंतजार कर रहा था। निशा ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बस धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके पीछे अंदर गया। मम्मी भी हमारे पीछे आ चुकी थीं। कमरे के अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे होश व हवास जवाब दे गए। मैंने जो देखा उस पर भरोसा करना मेरे लिए नामुमकिन था। मेरा भाई अमन, मेरा हट्टा कट्टा जवान भाई, कमरे में लगी बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा हुआ था। उसने औरतों वाले कपड़े, एक लंबा सा गाउन पहन रखा था। उसके सिर पर लंबे बालों की बिग लगी हुई थी और वो अपने चेहरे पर मेकअप लगा रहा था। उसके हाथों में लिपस्टिक थी जिसे वो अपने होठों पर लगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हर एक हरकत हकीकत को छुपा पाने के लिए बहुत ही मुश्किल थी। वो अमन तो लग ही नहीं रहा था, कोई और ही इंसान नजर आ रहा था। मैं दंग होकर बेजान पुतले की तरह उसे देखता रहा। तभी निशा आगे बढ़ी और वो उसी पुराने लकड़ी के संदूक के पास गई जिसे मैं हमेशा भैया के सिर के पास रखे हुए देखा था। उसने भाई के हाथ से एक छोटी सी चाबी ली और मेरी तरफ देखा। अजय, आप हमेशा से इस संदूक के बारे में जानना चाहते थे ना? आपको लगता था कि इसमें मेरे और भाई के बीच किसी नाजायज रिश्ते के सबूत हैं। उसने चाबी ताले में घुमाई। लीजिए, खोलकर देख लीजिए कि इसमें क्या छुपा है। मैंने कांपते कदमों से आगे बढ़ा। मैंने डरते डरते संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर का नजारा देखकर मेरा बचा हुआ शक भी दम तोड़ गया। संदूक प्यार की चिट्ठियों या तोहफों से नहीं, बल्कि औरतों के कपड़ों, अलग अलग रंगों की विग, मेकअप के सामान और कुछ पुरानी तस्वीरों से भरा हुआ था। ये सब क्या है? मेरी आवाज मेरे गले में ही दम तोड़ गई थी। तभी मम्मी आगे बढ़ी। उनकी आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। तुम जिस पर शक कर रहे थे अजय, वो निशा का सगा भाई है, तुम्हारा सगा भाई नहीं है। ये एक और धमाका था। मैं सवालिया नजरों से मम्मी की तरफ देखने लगा। मम्मी ने रोते हुए बताया, जब ये छोटा था तो मैंने इसे अपनी सहेली से गोद ले लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। लोग मुझे ताने देते थे, मुझे बांझ कहने लगे थे। मेरे ससुराल वाले मेरा तलाक करवाने पर तुल गए थे और बस मेरी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मेरी सबसे अच्छी सहेली ने ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। निशा इससे कुछ साल छोटी है और इसके कुछ सालों के बाद फिर तुम भी पैदा हुए। मैंने अमन को हमेशा अपने सगे बेटे की तरह ही पाला, लेकिन मैं लालच में आकर एक बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी। जब ये सिर्फ 18 साल का था, मैंने पैसों के लालच में इसे यूरोप भेज दिया। इतनी छोटी सी उम्र में ये वहां पर दिन रात मेहनत करके मानसिक दबाव को झेलते हुए काम करता रहा। उसने दिन रात एक करके पैसा कमाया, लेकिन अकेलेपन और जिम्मेदारी के बोझ ने इसे अंदर से तोड़ दिया। अब निशा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक डॉक्टर की गंभीरता और एक बहन का दर्द था। मानसिक दवा और गहरे डिप्रेशन की वजह से भैया ने अपनी पर्सनालिटी को ही पूरी तरह से दबा दिया। उन्होंने इस मुश्किल से बचने के लिए अपने अंदर एक औरत का रूप बना लिया। ये कपड़े पहनकर, ये मेकअप करके उन्हें अपनी हकीकत से बचने का मौका मिल जाता था। ये उनका डिप्रेशन कम कर देता था। ये एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है अजय। इन्हें एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी। वो रोते हुए अपने भाई के पास जाकर बैठ गई। मैं रात को यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इनका मानसिक तनाव हद से ज्यादा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता था। वो अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। जो प्रिस्क्रिप्शन एक रात आपने देखा था, वो उनकी ही दवाइयों का था। मैं एक बहन और डॉक्टर होने के नाते इनका इलाज कर रही थी।
मैंने इन्हें इस नर्क से निकालने का वादा किया था। सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा हर भ्रम, हर गुमान, सब कुछ कितना घिनौना और बचकाना था। मैंने अपनी रहमदिली और पाक दामन पत्नी पर न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए थे। मैंने उसे मारा, उसे चरित्रहीन कहा। मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। मैं लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़ा। हे भगवान! निशा, तुम मुझे माफ कर दो। मैं एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। मैं उसके पैरों से उठा और उसके हाथों को पकड़ लिया। मैं नहीं जानता था कि मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं निशा के पैरों में फिर गिरा और पश्चाताप और माफी के आंसुओं से उसके पैरों को भिगो रहा था। मेरी दुनिया पूरी तरह पलट चुकी थी। जिस औरत को मैं पिछले कई रातों से अपने मन में एक धोखेबाज और चरित्रहीन औरत के रूप में देख रहा था, वो तो एक देवी निकली। एक ऐसी बहन जो अपने भाई को एक भयंकर बीमारी से निकालने के लिए चुपचाप कुर्बानियां दे रही थी, और एक ऐसी पत्नी जो मेरे सारे बुरे व्यवहार को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही थी ताकि एक नाजुक राज से पर्दा ना उठ जाए। मेरे शब्द, मेरे ताने, मेरा शक, सब एक एक करके मेरी आत्मा पर कोड़े की तरह बरस रहे थे। मुझे माफ कर दो निशा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं टूटी हुई आवाज में बस यही बोले जा रहा था। निशा ने झुककर मुझे कंधों से पकड़ा और उठाने की कोशिश की। उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा या नफरत नहीं, बल्कि गहरी हमदर्दी और दुख था। उठ जाइए अजय, आप भी क्या करते? जो आपने देखा उसी पर शक करना जायज था। गलती आपकी नहीं, हालातों की है। उसके इन शब्दों से मुझे और ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। वो इस हालत में भी मुझे ही तसल्ली दे रही थी। मैंने खड़े होकर उसके दोनों हाथों को पकड़ा। निशा, गलती सिर्फ मेरी थी। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। एक पति का सबसे पहला फर्ज अपनी पत्नी पर भरोसा करना होता है, और मैं उसी में नाकाम हो गया। मैंने तुम्हारे प्यार, तुम्हारी वफादारी, सब कुछ शक के तराजू में तोल दिया। मैं इस गुनाह का प्रायश्चित कैसे करूंगा? मम्मी भी रोते हुए हमारे पास आईं। सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं हूँ। मैंने अपने ही बेटे की जिंदगी पैसों के लिए दांव पर लगा दी। अगर मैं इसे इतनी छोटी उम्र में दूसरे देश ना भेजती तो आज ये इस हालत में नहीं होता। कमरे में दुख, पछतावे और खामोशी का बसेरा हो गया था। हम तीनों अपनी अपनी जगह मुजरिम थे। मैं अपने शक का, मम्मी अपने लालच का, और अमन भैया तो हालातों की बेरहमी का शिकार हो गए थे। मेरी नजर भैया पर पड़ी जो अभी भी उसी हालत में सर झुकाए बैठे थे। उनका पूरा वजूद शर्मिंदगी से कांप रहा था। राज खुल जाने का डर और बेइज्जती उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। पहली बार मैंने उन्हें गुस्से या शक से नहीं, बल्कि हमदर्दी और प्यार से देखा। वो मेरे भाई थे, सगे नहीं सही, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई से मुझे एक बेहतरीन जिंदगी दी थी। मैंने उनके लिए क्या किया था? कुछ भी नहीं। मैं धीरे से चलकर उनके पास गया। वो मुझे देखकर और ज्यादा सिमट गए। मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो मेरा सामना नहीं कर पा रहे थे। भैया, मेरी आवाज भर गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैंने आपको बहुत गलत समझा, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस उनकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू टूटकर उनके गालों पर बह गए। मैंने हिम्मत करके उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा और बेजान था। उन्होंने निशा की तरफ देखा। निशा, मैं इस गुनाह का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं भाई के इलाज में तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगा। हम मिलकर इन्हें इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। मैं वादा करता हूँ। निशा की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। क्या आप सच में ऐसा करेंगे? ये मेरा फर्ज है, मैंने मजबूती से कहा। ये मेरा सगा भाई नहीं, लेकिन उसने हमेशा मुझे सगे भाई से बढ़कर मोहब्बत दी है। आज अगर इसे मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम मिलकर इन्हें दोबारा वही पुराना आत्मविश्वास से भरा हुआ अमन बनाएंगे। यह हमारे सफर का पहला कदम था, पश्चाताप और माफी का। सुबह जब सूरज निकला तो हमारे घर पर छाई नफरत और शक के बादल छट चुके थे, लेकिन हवा में अभी भी पश्चाताप की नमी बाकी थी। हम सब जानते थे कि आगे का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। एक इंसान की खोई हुई पर्सनैलिटी को वापस लाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आज हम सब एक साथ थे, एक दूसरे का सहारा बनकर। निशा ने आगे बढ़कर भैया के कंधे पर हाथ रखा। भैया, अब आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं।
भैया ने पहली बार नजर उठाकर हम सबकी तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की एक बहुत ही धीमी सी किरण थी। शायद बरसों के बाद उन्हें एहसास हुआ था कि वो सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक इंसान भी हैं, जिनके परिवार उनसे प्यार करता है। ये एक नई सुबह की शुरुआत थी, एक मुश्किल सफर की शुरुआत। उस सुबह के बाद हमारे घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले तनाव, खामोशी और झगड़ों का राज बसा था, वहां अब एक दूसरे के लिए फिक्रमंदी, सुकून और एक खामोशी ने अपनी जगह ले ली थी। हमारा सबसे बड़ा और एकमात्र मकसद था कि अमन भैया पूरी तरह से ठीक हो जाएं। ये सफर आसान नहीं था, इसमें उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। निशा ने बाकायदा तौर पर भाई के ठीक होने का एक प्लान तैयार किया। वो अब सिर्फ उनकी बहन नहीं, बल्कि उनकी डॉक्टर भी थी। उसने साइकोलॉजी पढ़ रखी थी। उनके इलाज का सबसे पहला और मुश्किल हिस्सा था उनके भरोसे को कायम रखना और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि ऐसी हालत कोई पाप या शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। मैं अक्सर उनकी थेरेपी सेशन के दौरान दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनता। निशा की आवाज में इतनी नरमी, इतना सब्र और इतना प्यार होता कि मैं देखता ही रह जाता। भैया, आपको याद है बचपन में जब आप पेड़ से नीचे गिर गए थे और आपके बाजू पर चोट लगी थी? एक दिन निशा उनसे पूछ रही थी, तो भैया ने धीरे से सिर हिलाया। तो क्या वो आपकी गलती थी? क्या उस पर आपको शर्मिंदा होना चाहिए था? नहीं ना। हम डॉक्टर के पास गए, पट्टी बंधवाई और कुछ दिनों में वो जख्म भर गया। निशा ने समझाया, ये जो आपके अंदर का जख्म है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ये आपकी कोई गलती नहीं है, ये हालात का दिया हुआ जख्म है। बस ये नजर नहीं आता। हम मिलकर इस पर भी मरहम लगाएंगे और ये भी ठीक हो जाएगा। निशा ने उन्हें उनके अतीत में ले जाकर यूरोप के बारे में बातें करनी शुरू की। शुरू में भाई ने कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने दिल का बोझ निकालना शुरू किया। वहां मेरा कोई दोस्त नहीं था। एक दिन भाई ने टूटी हुई आवाज में बताया, मैं दिन में 18 घंटे काम करता था। रात को जब मैं छोटे से फ्लैट में वापस आता तो चारों तरफ दीवारें काटने को दौड़ती थीं। मैं सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया था, जिसका काम पैसा बनाना और घर भेजना था। अमन तो कहीं खो गया था। उसकी जगह बस एक साया रह गया था, जो हर रोज बस एक ही काम करता था। फिर एक दिन मैंने एक दुकान की खिड़की पर एक औरत की ड्रेस देखी। न जाने क्यों मुझे उसे खरीदने की इच्छा हुई। मैंने वो खरीद ली और अपने फ्लैट में आकर उसे पहन लिया। उसे पहनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अमन नहीं, कोई और ही हूँ। कोई ऐसा जिस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बोझ नहीं। बस वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। ये मेरी हकीकत से दूर चले जाने का एक रास्ता था। ये सुनकर मेरा दिल कटकर रह गया। मैं तो सिर्फ उनके भेजे हुए पैसों से अय्याशी करता रहा, लेकिन उन पैसों के पीछे छुपी कुर्बानी और दर्द का कभी एहसास ही नहीं किया। मैंने भी अपने हिस्से का काम शुरू किया। मैंने भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया। मैं उन्हें जबरदस्ती अपने साथ बाहर गार्डन में वॉक के लिए लेकर जाता। हम घंटों बैठकर हम लोग पुरानी बातें करते, बचपन की यादें ताजा करते। मैं उनसे कारोबार के बारे में तरह तरह की सलाह लेता, ताकि उन्हें एहसास हो कि वो आज भी कितने काबिल और जरूरी हैं। मैंने उनके लिए एक बेहतरीन वीडियो गेम खरीदा और रात में हम दोनों मिलकर उसे खेलते। मेरा मकसद सिर्फ एक था, उन्हें उनकी पुरानी आत्मविश्वास से भरी और बेहतरीन पर्सनैलिटी से दोबारा जोड़ना, बिना किसी दबाव के। इस दौरान मैं और निशा भी एक दूसरे के और करीब आ गए। हमारा रिश्ता पहले से भी काफी ज्यादा मजबूत और गहरा हो चुका था। हम अब सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक टीम थे। मुझे गर्व है तुम पर, निशा। मैंने एक रात उससे कहा, तुम जिस तरह से अमन भैया को संभाल रही हो, वो कोई और नहीं कर सकता था। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे गर्व है कि आप इतनी जल्दी अपनी गलती मानकर इस सफर में मेरे साथ खड़े हैं। आपके बिना मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती थी। हमारी लगातार कोशिशों का नतीजा आखिरकार दिखने लगा। एक दिन मैंने भैया से कहा, आज फिर से मंदिर में एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया जा रहा है, आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने ये बहुत डरते डरते पूछा था। मुझे लगा था कि वो मना कर देंगे या गुस्सा हो जाएंगे। वो कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है, चलते हैं। उस दिन कई महीनों बाद वो मेरे साथ मंदिर गए।
उन्होंने उस वक्त धोती कुर्ता पहन रखा था। वो लोगों से नजरें चुरा रहे थे। उनके कदमों में अभी भी हिचकिचाहट थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये इस बात का सबूत था कि वो अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आरती के दौरान मैंने भगवान से प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद कहा। भैया अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन वो इलाज के सफर पर चल पड़े थे। उम्मीद की एक छोटी सी किरण अब एक जलते हुए दिए में बदलने लगी थी। उसी शाम मैंने अपने लैपटॉप पर शहर के सबसे बेहतरीन मानसिक रोग अस्पतालों के डिजाइन निकाले और फिर उन पर काम करना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी पत्नी से जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया था। आज इस सबको तकरीबन 1.5 साल गुजर गया है। आज के दिन हमारी फैमिली के लिए एक यादगार दिन था। शहर के सबसे महंगे इलाके में निशा के नाम से एक केंद्र का उद्घाटन था। ये वो हॉस्पिटल था जिसका सपना मैंने और निशा ने दोनों ने मिलकर देखा था, और आज वो सपना एक खूबसूरत सच्चाई बनकर हमारे सामने खड़ा था। अस्पताल की बिल्डिंग बहुत बड़ी और सुकून से भरी थी, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम पहुंचाने और उनकी मानसिक परेशानियों को अच्छे से दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उद्घाटन के प्रोग्राम में शहर के एक से एक बड़े नामी और मीडिया के लोग भी मौजूद थे। मैं और निशा स्टेज पर खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। मेरी नजरें बार बार भीड़ में 2 चेहरों को तलाश कर रही थी। मेरी मम्मी, जो पहली लाइन में बैठी खुशी के आंसुओं के साथ भगवान से प्रार्थना कर रही थी, और मेरे भैया अमन, जो आज बिल्कुल अलग लग रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। उनके चेहरे पर अब पुराना भरोसा और आत्मविश्वास लौट आया था। वो मेहमानों से बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी। वो पूरी तौर पर ठीक हो चुके थे। ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अतीत के जख्म कभी भी पूरी तरह से नहीं भरते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जख्मों के साथ जीना और उन पर काबू पाना सीख लिया था। वो अपनी हकीकत से भागते नहीं थे, बल्कि उसे अपना चुके थे। प्रोग्राम के होस्ट ने अमन भैया को स्टेज पर आकर कुछ शब्द कहने के लिए बुलाया। भैया पहले तो थोड़ा सा घबराए, लेकिन फिर मैं और निशा ने उन्हें हिम्मत दी। वो एक गहरी सांस लेकर माइक के सामने आए। हेलो एवरीवन, उनकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। मैं आज यहाँ एक बिजनेसमैन की हैसियत से नहीं, बल्कि एक पेशेंट की हैसियत से खड़ा हूँ। एक ऐसा पेशेंट जिसे हालातों ने तोड़ दिया था, लेकिन मेरे परिवार के प्यार और भरोसे ने मुझे दोबारा से जोड़ दिया। उन्होंने एक नज़र निशा और मुझे देखा। इस अस्पताल की बुनियाद सिर्फ ईंट और सीमेंट पर नहीं रखी गई है। इसकी बुनियाद भरोसा, हिम्मत, प्यार और माफ़ी पर रखी गई है। निशा और अजय ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, और आज से ये सेंटर उन हजारों लोगों को एक नई जिंदगी देने की कोशिश करेगा जो खामोशी और मानसिक मुश्किलों का शिकार हैं। उनके शब्दों पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रोग्राम के बाद जब मेहमान चले गए, हम चारों अस्पताल की छत पर खड़े रात की चमचमाती रोशनियों को देख रहे थे। मुझे आज भी उस रात के बारे में सोचकर शर्मिंदगी होती है। मैंने धीरे से निशा का हाथ पकड़कर कहा। निशा ने मेरे एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, उस रात को भूल जाओ। अगर वो रात नहीं आती तो शायद आज की ये सुबह भी कभी नहीं आती। उस रात ने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जोड़ दिया है। जब शक की दीवार गिरती है, तब भरोसे का एक मजबूत पुल बनता है। मम्मी ने आगे बढ़कर हम सबको अपने बाजुओं में भर लिया। भगवान मेरे बच्चों को हमेशा खुश और सुरक्षित रखे। मैंने अपने परिवार को देखा। हम सब इम्तिहान की भट्टी से गुजरकर अब कुंदन बन चुके थे। मैंने इस सफर पर बहुत कुछ सीखा था। मैंने सीखा कि शक रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है, और भरोसा वो पानी है जो उन्हें जिंदा रखता है। मैंने सीखा कि मानसिक बीमारी कोई गाली नहीं, बल्कि एक हकीकत है, और ऐसे मरीजों को हमारे तानों की नहीं, बल्कि हमारे सहारे और इलाज की जरूरत होती है। मैंने निशा की तरफ देखा, जो अमन भैया के साथ खड़ी हंस रही थी। उसने एक औरत के रूप में अपनी समझदारी, सब्र और प्यार से एक बिखरे हुए परिवार को जोड़ दिया था। उसने न सिर्फ अमन भैया को एक नई जिंदगी दी थी, बल्कि उसने शक और गुस्से में अंधे हो चुके एक इंसान को एक बेहतर इंसान भी बना दिया था। मेरी पत्नी सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो एक मसीहा थी, और मैं अपनी बाकी जिंदगी उसका शुक्रगुजार रहने वाला हूँ। ये पूरी कहानी काल्पनिक है,
इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।